हेलो माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 16 एडवोकेट आयशा। अब है आयशा। 2 दिन बीत गए लेकिन आयशा का अभय और उसके भाइयों के साथ बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। पिछले 2 दिन से आयशा रोज़ अभय के जाने के बाद घर से बाहर चली जाया करती थी, उसे बिना इन्फॉर्म करे। इस वक्त अभय, मानसी और अनिरुद्ध तीनों नाश्ता कर रहे थे कि तभी डोर बेल बजी। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है, मानसी बोली। किचन से एक शेफ भागते हुए आई दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक आदमी जिसकी उम्र महज 50 वर्ष और एक औरत खड़ी थी जिसकी उम्र महज 47 वर्ष रही होगी। जी, किससे मिलना है आपको? उस शेफ ने उन दोनों से पूछा। हमें आपकी मालकिन से मिलना है, उन दोनों ने उम्मीद भरे सुर में उससे कहा। मालकिन शब्द सुनते ही वो शेफ समझ चुकी थी कि वो दोनों किससे मिलने की बात कर रहे हैं। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सीमा उन दोनों को दरवाजे पर ही रुकने को कहती है और अभय को इन्फॉर्म करने के लिए उसके पास जाती है। सर, बाहर 2 लोग आए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें मैडम से मिलना है। सीमा ने अभय को जब ये बात बताई तो वो मानसी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे क्लाइंट्स अब यहाँ मेरे घर तक पहुँच गए हैं। तभी सीमा बीच में बोली, नहीं सर, उन्हें मानसी मैडम से काम नहीं है, बल्कि उन्हें हमारी मालकिन आयशा मैडम से काम है। सीमा को यूँ आयशा के लिए मालकिन शब्द बोलना मानसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उससे चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो तुम सीधा सीधा ये भी तो कह सकती हो ना कि उन लोगों को आयशा से मिलना है, उसे मालकिन बोलने की क्या ज़रूरत है? मैडम, मालिक की बीवी मालकिन ही तो होती है, सीमा ने मानसी को पलटकर जवाब दिया। और अभय ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया, इसलिए मानसी चुप हो गई। उन्हें अंदर ले आओ, मैं तुम्हारी मालकिन को लेकर आता हूँ। ये कहकर अभय सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे की ओर चला गया। कमरे में अभी आयशा सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसे काम करता हुआ देख अभय सोच में पड़ गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी आयशा को इतना बिजी नहीं देखा था। उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए अभय ने अपना गला साफ किया। आयशा ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और अपने बाएं भौं को उचकाते हुए इशारा से पूछा, नीचे कोई आया है मालकिन आपसे मिलने? अभय ने उसे जब मालकिन कहा तो आयशा को गुस्सा आ गया। वो उस पर चिढ़ गई। अभी क्या नया ड्रामा है? तुम मुझे मालकिन क्यों कह रहे हो? क्योंकि तुम इस घर में सबकी मालकिन हो, इसलिए, अभय ने जवाब दिया। आयशा को अभय के साथ बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो अपना लैपटॉप बंद कर कमरे के बाहर निकल गई और अभय उसके पीछे। नीचे हॉल में पहुंचते ही आयशा की मुलाकात उन दोनों पति पत्नी से हुई। नमस्ते मैडम, उन दोनों ने आयशा को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और आयशा ने भी उन्हें किया। जी बताइए, क्या काम है आप लोगों को? आयशा थोड़ी सी नर्वस होते हुए उनसे बोली, मैडम, हमने चंडीगढ़ के कोर्ट में आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत ही काबिल और अच्छे वकील हैं। वो दोनों आयशा के पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे। वहीं खड़ा अभय, अनिरुद्ध और मानसी उन दोनों की बात को शांति से सुन रहे थे। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आयशा ने उन दोनों से पूछा तो वो आदमी उससे बोला, मैडम, मेरी बेटी पिछले 1 महीने से गायब है। उसके साथ एक रईस बाप की औलाद ने दुष्कर्म किया था, जिसके लिए उस आदमी को जेल भी हुई थी। मगर उसी बीच मेरी बेटी तान्या का अपहरण हो गया। उस दुष्कर्मी के खिलाफ कोई सबूत ना मिल पाने के कारण उसे बेल मिल गई
और अब वो खुलेआम घूम रहा है और हमारी बेटी भी कहीं नहीं मिल रही है। तभी उस आदमी की बीवी बीच में बोली, हाँ मैडम, वो दुष्कर्मी बहुत पैसे वाला है, इसलिए उसने चंडीगढ़ के सारे वकीलों को पैसे खिला दिए ताकि कोई भी हमारा केस ना लड़े। इसलिए हम यहाँ जयपुर आ गए, लेकिन यहाँ भी कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। तभी हमें आपकी कॉलोनी के वॉचमैन ने बताया आपके बारे में। आप हमारी मदद करिए मैडम, प्लीज़, हम विनती कर रहे हैं आपसे। फिर वो दोनों पति पत्नी आयशा के आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगे। आयशा ने 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में कुछ सोचा और पास वाली ड्रॉअर से एक पेन पेपर निकाला। जी बताइए, अपना नाम, अपनी बेटी का नाम, उसकी मिसिंग डेट और उस दुष्कर्मी का नाम पता। आयशा ने हाथ में पेन पेपर लेते हुए उन दोनों से कहा। वहीं खड़ी मानसी आयशा से काफ़ी ज़्यादा जली भुनी बैठी थी, इसलिए वो अपने रूम में चली गई। वहीं खड़ा अभय आयशा के काम करने के तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था और अनिरुद्ध भी। अनिरुद्ध को अभी तक सिर्फ यही लगता था कि शायद आयशा को सिर्फ चूल्हा चौका आता है, इसलिए वो उसकी तुलना बाकी की घरेलू औरतों से ही करता था अभी तक। लेकिन आज उसे प्रोफेशनली बिहेव करता हुआ देख वो उससे काफ़ी हद तक इम्प्रेस था। मैडम, मेरा नाम सतीश सक्सेना है और ये मेरी पत्नी वंदना सक्सेना। मेरी बेटी का नाम तान्या सक्सेना है। वो 14 अप्रैल से गायब है। गायब होने के 2 दिन पहले वो दुष्कर्मी, इसका नाम अर्नव सिंह राठौर है, उसने मेरी बेटी के साथ, इतना बोलकर वो दोनों पति पत्नी रो पड़े। वहीं आयशा लिखते लिखते बीच में ही रुक गई और अभय अनिरुद्ध को हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या नाम बताया आपने? आयशा ने एक बार फिर से नाम कंफर्म करने के लिए कहा। जी, अर्नव सिंह राठौड़, वंदना ने जवाब दिया। नाम सुनते ही आयशा अभय को हैरानी और गुस्से से देखने लगी, क्योंकि अभय ने उसे और कुछ और ही बताया था उस लड़की तान्या के बारे में। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं आपका केस लड़ूंगी और जीतूंगी भी। ये बात आयशा ने अभय को नफरत से घूरते हुए उन दोनों से कही। जी धन्यवाद मैडम, आपकी फ़ीस। उन्होंने आयशा से उसकी फ़ीस के बारे में डिस्कस करना चाहा, लेकिन उसने फ़ीस लेने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, आप लोग फ़ीस की चिंता मत कीजिए, जिस दिन मैं आपकी बेटी को इंसाफ दिला दूँगी उस दिन आप लोगों का जो मन हो आप वो फ़ीस मुझे दे दीजिएगा। उस दिन मैं मना नहीं करूँगी आप लोगों को से फ़ीस लेने से। आयशा ने उन दोनों को अपनी बात समझाई और उसके बाद उसने उन्हें अपना नंबर दे दिया जिसके उसके टच में रहने के लिए। फिर वो वहाँ से चले गए एक उम्मीद लेकर। उनके वहाँ से जाते ही आयशा वैसे बोली, तुम इतने घटिया हो सकते हो, मैंने ये इमेजिन ही नहीं किया था। तुम्ही ने किया है ना उस लड़की को गायब? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं है? मैं क्यों करूँगा उस लड़की को गायब? अब मैंने इरिटेट होकर जवाब दिया। अपने उस रेपिस्ट भाई को बचाने के लिए आयशा ने उसे वापस जवाब दिया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अर्नव को बचाने के लिए उस लड़की को गायब करूँगा? आर यू सीरियस? अब तो अभय के गुस्से की लिमिट ही ख़त्म हो चुकी थी। तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये मेरा मैटर नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं तुम्हारे रेपिस्ट भाई के अगेंस्ट केस ज़रूर लड़ूंगी और उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझे? आयशा के चेहरे पर जो रौब था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अर्नव को उसकी असली जगह पहुंचाकर ही दम लेगी। उसके बाद आयशा वापस कमरे में चली गई और अभय बस उसे जाता हुआ देख रहा था। भाई, अब क्या होगा अर्नव के साथ? अनिरुद्ध ने अभय से पूछा। पता नहीं, ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध हॉल में ही बैठा हुआ था। आज वो ऑफिस नहीं गया था। मानसी उसके ऑपोजिट वाले सोफे पर बैठी हुई थी। सुबह के 11 बज रहे थे। आयशा अपना प्रोफेशनल सूट पहने एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में अपना पर्स लिए नीचे आई। आयशा को प्रोफेशनल सूट में देख मानसी और अनिरुद्ध दोनों की ही आंखें फटी फटी रह गईं। मानसी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था आयशा को कोर्ट जाता हुआ देख, उसे उसके करियर में आगे बढ़ता हुआ देख, लेकिन वो कुछ करने की हालत में नहीं थी क्योंकि आयशा को अभय का फुल सपोर्ट मिल चुका था। वहीं अनिरुद्ध आयशा को देख अपने मन में बोला, भाभी ने साबित कर दिया कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर।
मुझे लगता था कि ये बाकी लड़कियों की तरह ही है, जिन्हें मेहनत करने या अपना करियर बनाने में ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं होती है, सिवाय अपने बाप और पति के पैसों पर ऐश करने के। लेकिन ये तो कुछ और ही निकली। आयशा घर के बाहर जाने को हुई, तभी उसके पीछे से भागते हुए अभिमन्यु आया और बोला, चलिए भाभी, मैं आपको कोर्ट छोड़ देता हूँ। आयशा ने अपनी कलाई पर पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा। 11:30 होने के लिए 15 मिनट बचे थे और उसे कोर्ट जाने के लिए पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने अभिमन्यु से लिफ्ट लेने से इनकार नहीं किया। फिर वो अभिमन्यु के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर कोर्ट जाने के लिए निकल गई। अनिरुद्ध, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। आयशा और अनिरुद्ध। अभिमन्यु के जाने के बाद मानसी अनिरुद्ध से बोली, क्या चल रहा है मतलब? तुम्हें ये दिख नहीं रहा? भाभी ने कोर्ट जाना शुरू कर दिया है। अब वो बहुत जल्द इस घर को भी कोर्ट बना देंगी। आए दिन इस घर में नए नए झगड़े होंगे और वो इसी रॉयल चेयर पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाए अपना फैसला सुनाएंगी। ये तो बजी मार गई। डियर मानसी, तुम तो अभी से अपना बैग पैक कर लो, क्योंकि सबसे पहला नंबर वो तुम्हारा ही लगाएंगी। अनिरुद्ध ने मानसी को और ज़्यादा डरा दिया, क्योंकि ये बात सच थी कि जब से आयशा और अभय की शादी हुई थी, तब से अभय आयशा के सामने बिल्कुल भीगा बिल्ला बन जाता है। और जिस दिन से अभय ने उसे शॉपिंग पर ले जाने वाला प्रॉमिस तोड़ा था, उस दिन से तो वो आयशा के कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे घूमने लगा था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर सच में अभय ने आयशा के कहने पर आकर मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया तो मैं क्या करूंगी? मानसी को अब सच में आयशा से डर लगने लगा था। लेकिन तभी उसकी शातिर खोपड़ी में एक आइडिया आया, जिसके बाद उसके चिंता वाले चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। बट डोंट वरी मानसी बेबी, जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा। मानसी अभी मुस्कान के साथ बोली और घर से बाहर चली गई। शाम का वक्त। आयशा कोर्ट के बाहर टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक बाइक आकर उसके पास रुकी। चलो मैडम, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। उस लड़के ने आयशा को लिफ्ट ऑफर की तो आयशा ने मना नहीं किया और उसके पीछे बैठकर चली गई। वहीं दूर खड़ी गाड़ी में बैठी मानसी ने अपने फ़ोन में आयशा की उस लड़के के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर ली और अपने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों से खेलते हुए बोली, भगवान जी आप इतने अच्छे क्यों हो? मैं जो चाहती हूँ वो आपने आसानी से कर दिया। मेरे लिए मेरा मिशन नंबर 1 इतनी जल्दी पूरा होगा। मुझे नहीं पता थी ये बात। आज से ही मैं इन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर दूंगी और उसके बाद मैं अभय को वापस याद दिलाऊंगी कि उसने वकील साहिबा से शादी किस लिए की थी, बदला लेने के लिए। जल्द ही आयशा राठौर रेजिडेंसी पहुंच चुकी थी। वो वहीं मेन गेट पर उतर गई और अपने दोस्त को बाय बोलकर वहां से चली गई। वहीं थोड़ी ही दूरी पर खड़ी गाड़ी में बैठा अभय ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मेरी दी हुई आज़ादी का तुमने कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया है आयशा, लेकिन अब नहीं उठा पाऊंगी। अभय खुद से बोला और गाड़ी स्टार्ट कर घर पहुंचा। आयशा अभी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई ही थी कि तभी उसकी नज़र अभय से मिली, जो सोफे पर बैठे हुए उसका इंतज़ार कर रहा था। आयशा भी बाथरूम में थी। वो वॉशरूम से बाहर अपने कपड़े लेने आई थी, लेकिन अभय को रूम में मौजूद देख वो शर्म से लाल हो गई। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहीं अभय तो बस उसे ही निहारे जा रहा था अपनी कातिलाना नज़रों से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें आगे की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।